अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने साल 1972 में कहा था कि अमेरिका ने कभी सोवियत यूनियन पर हमला नहीं किया और वो आगे भी नहीं करेंगे। इसके 12 साल के बाद 1984 में रोनाल्ड रेगन जो एक और प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी ये सेम चीज़ कही कि कभी हम सोवियत यूनियन से लड़ाई नहीं करेंगे। ये दोनों प्रेसिडेंट्स ने जो बात कही ये सही नहीं थी। आज भी ज़्यादातर अमेरिकन को नहीं पता है कि कभी एक ज़माने में उन्होंने रशिया को इन्वेड किया था। पर ये कैसे हुआ, कैसे इतनी बड़ी सुपर पावर ने एक दूसरी सुपर पावर को, जो उनकी सबसे बड़ी कंपटीशन है, उनको कैसे इन्वेड किया, कब इन्वेड किया, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 से। जब ये वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ तो दो साइड्स बनी हुई थी। एक साइड पे थे सेंट्रल पावर्स जिसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बाद में ऑटोमन एम्पायर में आ गया था, और दूसरी तरफ थे द एलाइज, और इसमें बड़े बड़े पावर थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और फाइनली अमेरिका। पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी दो फ्रंट्स पे लड़ाई कर रहा था। एक वेस्टर्न फ्रंट पे था फ्रांस और ब्रिटेन, और ईस्टर्न फ्रंट पे थे रशियन अंपायर। शुरुआत में तो रशिया ने जर्मनी को नाको चने चबाए, पर 1917 में रशिया के राजा जार निकोलस II का असैसिनेशन हो गया था, और उसी साल रशिया में होता है द रशियन रेवोल्यूशन। इस क्रांति के बाद रशिया की गवर्नमेंट के लीडर बन जाते हैं बोल्शेविक्स, और उनको लीड कर रहे थे व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने पहले से ही ये कह के रखा था कि अगर वो पावर में आ गए तो वो रशिया को इस लड़ाई से पीछे खींच लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जर्मनी चाहते थे कि लेनिन पावर में आए और वो रशिया को लड़ाई से बाहर निकालें, पर दूसरी तरफ एलाइज ये बात बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर रशिया लड़ाई से पीछे हट गया तो जो जर्मनी का ईस्टर्न फ्रंट है वो पूरी तरह फ्री हो जाएगा, और जर्मनी अपने सारे फोर्सेस को वेस्टर्न फ्रंट पे फोकस करेंगे, जिसकी वजह से फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। इसीलिए एलाइज ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बोल्शेविक्स पावर में आए और रशिया लड़ाई से बाहर निकले। इसी वजह से जो मेजर एलाइड पावर्स थे फ्रांस और ब्रिटेन, वो चाहते थे कि किसी तरह से हम बोल्शेविक्स को पावर में ना आने दें, और इसी वजह से वो ये चाह रहे थे कि हम एक मिलिट्री फोर्स भेजें जो रशिया में बोल्शेविक्स को पावर में आने से रोकेगी। और इसी वजह से वो अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन को भी फोर्स कर रहे थे कि आप भी अपनी अमेरिकन फोर्स यहाँ रशिया में भेजो। फिर कुछ महीने बीते और मार्च 1918 में व्लादिमीर लेनिन ने इस बात पे साइन कर दिया कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल रहे हैं। रशिया अब इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो संधि उन्होंने जर्मनी के साथ की थी उसको कहते हैं ब्रेस्ट-लिटोव संधि, और उस संधि के बाद अब अमेरिकन प्रेसिडेंट कन्विंस हो गए कि हमको रशिया में मिलिट्री इंटरवेंशन करना पड़ेगा। इसके कुछ रीजंस थे। पहली बात ये कि रशियन अंपायर के लड़ाई से बाहर निकलने से पहले एलाइज ने अपने बहुत सारे हथियार रशियन अंपायर के पास भेजे थे। इसमें 1 लाख से ज्यादा राइफल्स थी। तो अमेरिकन और बाकी एलाइड पावर से चाह रहे थे कि इससे पहले हमारे भेजे हुए हथियार जर्मनी या बोल्शेविक्स के हाथ में लग जाएं, उससे पहले हमको उन हथियारों को जाके प्रोटेक्ट करना है। दूसरा कारण यह था कि एलाइड पावर से सोच रहे थे कि अभी तो बोल्शेविक्स पावर में है, बट अगर हम किसी तरह मिलिट्री एक्शन करके इनकी सरकार गिरा दें तो वापस नेशनलिस्ट पावर में आ जाएंगे, और फिर हम वापस रशिया को लड़ाई में बुला सकते हैं। तो कुल मिला के एलाइड पावर्स का एजेंडा यह था कि कुछ भी करके हमको रशिया को इस लड़ाई में रखना है, जबकि रशिया ऑलरेडी संधि करके बाहर निकल चुका था। अब यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है उसने रशिया में मिलिट्री इंटरवेंशन करने के लिए, यानी अमेरिकन फोर्सेस को रशिया में भेजने के लिए मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि अमेरिकन रशियन सॉइल पे जाके वहां मिलिट्री इंटरवेंशन करें, पर इसके बावजूद भी अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने एक छोटी अमेरिकन एक्सपीडिशनरी फोर्स को रशिया में जाने का ऑर्डर दे दिया। जिस दिन रशिया ने जर्मनी के साथ संधि की थी उसके अगले ही दिन यानी 4 मार्च 1918 को ब्रिटिश फौजी ऑलरेडी रशिया के अंदर पहुंच चुके थे। और वहां दूसरी तरफ अमेरिका से लगभग 5000 अमेरिकन फौजी मिशिगन से रवाना हो चुके थे रशिया के लिए। रशिया में इनको जहां पहुंचना था उस जगह का नाम था आर्खैंगेल्स्क, जिसको इंग्लिश में आर्क एंजल भी कह देते हैं। जो अमेरिकन फोर्स मिशिगन से निकली थी रशिया के आर्क एंजल पहुंचने के लिए, उसको अमेरिकन नॉर्थ रशिया एक्सपीडिशनरी फोर्स या फिर पोलर बेयर एक्सपीडिशन भी कह देते हैं। इसके अलावा एक और 8000 अमेरिकन फौजियों की फोर्स रशिया में पहुंच रही थी, और ये फौजी निकले थे कैलिफोर्निया और फिलीपींस से। रशिया के अंदर अलाइड फोर्सेस का और स्पेशली अमेरिका के 3 पर्पसेस थे। पहली चीज, जो वेपन्स उन्होंने रशिया के लिए भेजे थे उनको ये इंश्योर करना था कि वो वेपन्स जर्मनी के हाथ में और बोल्शेविक्स के हाथ में ना लगे। दूसरा उनका मकसद था कि हमको कुछ ना कुछ करके बोल्शेविक गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना है, उनकी सरकार को गिराना है। और तीसरा मकसद उनका यह था
कि रशिया के अंदर एक बहुत बड़ी फोर्स ऐसी फंसी हुई थी जो रशिया के अंदर रह के ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे थे। इस फोर्स को द चेक लीजन कहते हैं। चेक लीजन के अंदर लगभग 30,000 सोल्जर्स थे जो कि ज्यादातर चेक और स्लोवाक थे, और इनका ये एजेंडा था कि उनको ऑस्ट्रिया हंगरी से निकाल के अपना एक अलग कंट्री बनाना है, चेकोस्लोवाकिया। तो जब अमेरिकन पोलर बियर एक्सपेडिशन साल 1918 के सितंबर के महीने में आर्कएंजल में पहुंचा, तो वहां पहुंच के उन्होंने देखा कि ब्रिटिश लोगों ने इस एरिया को कैप्चर किया हुआ है, और जो वेपन्स ढूंढने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो यहां पे आए थे, वो वेपन्स ऑलरेडी बोल्शेविक्स लेके जा चुके थे। तो जो पहला मकसद था अमेरिकन का रशिया के अंदर आने का, वो तो अब फेल हो चुका था। अब उनका नेक्स्ट मकसद था किसी तरह से बोल्शेविक गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना। यहां पे जो अमेरिकन फोर्स आई थी उसके कमांडर थे जनरल विलियम ग्रेव्स, और उन्होंने ये देखा कि उनके अलावा यहां पे ब्रिटिश लोग भी हैं, और इनफैक्ट आर्क एंजल के रीजन के अंदर ब्रिटिश लोग ही कंट्रोल चला रहे थे और अमेरिकन एक्सपीडिशनरी फोर्स ब्रिटिश के अंडर रह के काम कर रही थी। उसके अलावा यहाँ पे फ्रेंच सोल्जर्स भी थे। और एक और बहुत कमाल की बात यह थी कि रशिया के ईस्टर्न साइड पे एक बहुत बड़ी जापानीज फोर्स थी। यहाँ पे फ्रेंच, ब्रिटिश और अमेरिकन कुल मिला के 10-15 हजार लोग को लेके आए थे, बट ईस्टर्न साइड पे साइबेरिया में जापान ने लगभग 72,000 ट्रूप्स को डाल के रखा था। हालांकि उस समय जापान एलाइड फोर्सेस के साथ थे वर्ल्ड वॉर 1 में, और सारे एलाइज ने ये बात मिलकर डिसाइड की थी कि हम एक्स नंबर से ज्यादा सोल्जर्स को लेके नहीं आएंगे, बट उससे 5-6 गुना ज्यादा जापानी सोल्जर्स को जापान ने यहां पे रखा था। और उसका रीजन ये कहा जाता है कि जापान चाहते थे कि साइबेरिया का बहुत सारा रीजन वो अपने साथ जापान के अंदर एनेक्स कर ले। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होते होते रशिया के अंदर दुनिया भर की जो मेजर पावर्स हैं उन सब के फौजी थे और सबके अलग अलग एजेंडा थे। बहरहाल अब जो अमेरिकन और ब्रिटिश फौजी यहां पे थे वो ये बात जानते थे कि उनके हाथ से वेपन्स तो निकल चुके हैं, सारे वेपन्स बोल्शेविक लेके जा चुके हैं। तो अब उनका नेक्स्ट पर्पस ये था कि उनको चेक लीजन को प्रोटेक्ट करना है। अब ये जो चेक लीजन था ये उस समय ट्रांस साइबेरिया रेलवे के अलोंग सारी इनकी फोर्स फैली हुई थी। जितने भी फौजी थे वो इस रेलवे लाइन के अलोंग थे, अलग अलग पोजीशंस पे, और जितने भी इस रेलवे लाइन के अंदर मेजर स्टेशंस थे वहां पे चेक लीजन के फौजियों ने कब्जा करके रखा था। पर क्योंकि ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे बहुत लंबी लाइन है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको रीइंफोर्स करने के लिए जो अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस थी वो बहुत छोटी थी साइज में। पर क्योंकि अब अमेरिकन मिशन ही ये था कि चेक लीजन को प्रोटेक्ट करना है, तो यहां से अमेरिकन आर्मी के 339th रेजिमेंट के कुछ फौजी इन चेक लीजन के फौजियों से लिंकअप करने के लिए आगे निकले। जब अमेरिकन फौजी आर्क एंजल से बाहर निकले तब उनका सामना बोल्शेविक फोर्सेस से हुआ। तो ये पहली बार था जब अमेरिकन बोल्शेविक से सामने लड़ रहे थे, यानी कि वो फोर्सेस जो अभी वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइज थे, यहां पे उनकी लड़ाई हो रही थी। पर फिर भी लगभग 6 हफ्ते के मार्च के बाद, छोटी छोटी लड़ाइयों के बाद, अमेरिकन फौजी डिवीना नदी के पास पहुंचे, और वहां पहुंच के उनको पता चला कि अभी भी चेक लीजन के फौजी उनसे बहुत दूर हैं, और अब अक्टूबर शुरू हो चुका है, यानी रशियन विंटर शुरू होने वाला है। ये वही रशियन विंटर है जिसने बहुत सारे आर्मीज को हराया, बड़े बड़े जनरल्स को हरा दिया, और इसीलिए अमेरिकन चाहते थे कि विंटर के दौरान उनको आगे मार्च ना करना पड़े। तो इसीलिए फिर वहां पे अमेरिकन फोर्सेस ने थोड़ा सा ब्रेक लिया और सोचा कि हम अपनी फोर्सेस की साइज को बढ़ाने के लिए लोकल जनता जो है उसमें से ऐसे सोल्जर्स को भर्ती करते हैं जो एंटी बोल्शेविक है, जो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं। पर उनकी ये कोशिश बिल्कुल नाकामयाब रही, और कुछ समय के बाद शुरू हो गया अमेरिकन विंटर, और अमेरिकन विंटर के साथ साथ आया एक बड़ा बोल्शेविक काउंटर अटैक। 1918 के अक्टूबर के महीने में बोल्शेविक्स ने जो अटैक किया था, उस अटैक की वजह से अमेरिकन फोर्सेस ने जितना भी गेन्स लिए थे, जितने भी वो आगे बढ़े थे, उस सब को पीछे छोड़ते हुए उनको वापस हटना पड़ा और उनको वापस आर्क एंजल के अंदर आना पड़ा। इस पूरे कैंपेन में अमेरिकन ने लगभग 110 सोल्जर्स की कैजुअलिटीज ली, और उसके अलावा 70 सोल्जर्स उनके स्पेनिश फ्लू की वजह से मारे गए। अब अमेरिकन आर्क एंजल के अंदर थे, और आता है नवंबर 1918, यानी वो महीना जब एलाइड पावर्स ने जर्मनी के साथ एक आर्मिस्टिस साइन कर लिया और वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया। अब सब लोग ये बात जानते थे कि अब द ग्रेट यूरोपियन वॉर खत्म हो चुका है और एलाइज की जीत हो चुकी है, तो जो ईस्टर्न फ्रंट की जरूरत थी एलाइज को, उसकी अब जरूरत ही नहीं है। तो जिस मकसद के लिए वो यहां आए थे कि हम बोल्शेविक गवर्नमेंट को गिराएं ताकि वहां पे वापस नेशनलिस्ट की गवर्नमेंट आए और वापस वॉर के अंदर आए और ईस्टर्न फ्रंट फिर से खड़ा हो, अब उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि लड़ाई खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए अब ये जो अमेरिकन फोर्स है वो वेट कर रहे थे कि कब उनकी गवर्नमेंट उनको यहां से वापस बुला लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वॉर खत्म हो गया, बट अभी भी अमेरिकन रशिया के अंदर थे,
और अमेरिकन सोल्जर्स को लगने लगा कि जब वॉर ही खत्म हो गया है, ईस्टर्न फ्रंट की जरूरत ही नहीं है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और सेम यही फीलिंग थी वहां की लोकल रशियन पॉपुलेशन को कि जब वॉर खत्म हो चुका है तो ये अमेरिकन हमारी जमीन पे क्या कर रहे हैं। उसके साथ साथ अब अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच सोल्जर्स ये सब देख रहे थे कि इस एरिया में हम भरोसा नहीं कर सकते कि कौन बोल्शेविक है और कौन एंटी बोल्शेविक है। तो इसीलिए फिर ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट्स ने अपने फौजियों को यहां से निकाल लिया और अमेरिकन वेट करने लगे कि हमारी सरकार हमको यहां से कब निकालेगी। अप्रैल 1919 में अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक शिप ने सेल किया और जून 1919 में यहां पे आर्कएंजल में जो अमेरिकन फौजी थे उनको निकाल के लोग वापस ले गए। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के कुछ महीने के बाद जो चेक लीजन था उनको भी फ्रेंच शिप्स ने यहां से निकाल के अपने घर भेज दिया। एक बार जब चेक लीजन यहां से निकल गया तो जो व्लादिवोस्टोक का एरिया था वो अमेरिकन के हाथ में आ गया, उन फौजियों के हाथ में जो अभी भी रशिया के अंदर थे। और इसी वजह से आज भी बहुत सारे रशियंस इस बात से ऑफेंड होते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद भी अमेरिका ने व्लादिवोस्टोक, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है रशियंस के लिए, उसको कैप्चर करके रखा था। वो अभी भी अमेरिकन हाथों में था। पर अगर अमेरिकन के साइड से देखा जाए तो वहां पे जो फौजी थे उनके ऑर्डर्स थे कि आपको बोल्शेविक गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना है, उस सरकार को गिराना है। मॉस्को वहां से हजारों मील दूर था और ये पॉसिबल ही नहीं था कि अमेरिकन फौजी मॉस्को में जाके एक ऑफेंसिव माउंट करके वहां से सरकार को गिरा पाए। तो वहां पे जो अमेरिकन फौजी थे वो खुद फंसे हुए थे क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं था और उनको यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर फाइनली जाके नवंबर 1919 में अमेरिकन ने शिप भेज के यहां से अपने फौजियों को निकाला। तो इस तरह से अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होते होते और उसके कुछ टाइम बाद तक भी अपनी मिलिट्री फोर्स को रशिया की सॉइल पे रखा था, जिसके वजह से रशियंस इस बात को आज भी बहुत कड़वाहट से याद करते हैं। इस कैंपेन के बारे में बहुत डिस्कशन होते हैं, बहुत बातें होती हैं कि इस कैंपेन को करने का फायदा क्या हुआ। पहली चीज, अमेरिका का जो मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है उन्होंने वुडरो विल्सन को मना किया था कि हम अपनी फोर्स यहां पे नहीं भेजनी चाहिए। फिर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फोर्स वहां पे भेजी। जिस प्राइमरी काम के लिए उन्होंने वहां पे अपने फोर्सेस को भेजा था कि अपने वेपन्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, वो लोग वो कर नहीं पाए। उसके अलावा वो ये चाहते थे कि वो बोल्शेविक गवर्नमेंट को गिरा देंगे, पर यह भी नहीं हुआ। बोल्शेविक गवर्नमेंट वहां पावर में रही, व्लादिमीर लेनिन वहां के लीडर बने और उसके बाद स्टालिन पावर में आए और वर्ल्ड वॉर 2 में भी स्टालिन ने ही सोवियत यूनियन को लीड किया था। तो अमेरिकन का, ब्रिटिश लोगों का ये जो बोल्शेविक्स को यहां से निकालने का जो पूरा कार्यक्रम था वो पूरी तरह फेल हुआ। तो एग्जैक्टली क्या अचीव किया इस कैंपेन ने, इसके बारे में बहुत डिबेट्स हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि चेक लीजन यहां से सक्सेसफुली बाहर निकल गया था, उनको इवैक्यूएट कर लिया गया था, तो ये एक तरह से सक्सेस है। बट फिर भी अमेरिकन और रशियंस के बीच में यह बात हमेशा ठनी रही कि अमेरिका ने अपनी मिलिट्री फोर्स को रशियन सॉइल पे रखा था वॉर खत्म होने के बाद भी। जिस जनरल ने इस अमेरिकन एक्सपीडिशनरी फोर्स को यहाँ पे लीड किया था उनका नाम था मेजर जनरल विलियम ग्रेव्स और उन्होंने अपने इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। उस किताब का नाम है अमेरिका साइबेरियन एडवेंचर। उस बुक को अगर आपको पढ़ना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने पूरा वर्ल्ड वॉर 1 को कवर किया है कि कैसे वॉर स्टार्ट हुआ, वॉर के दौरान क्या हुआ, कैसे खत्म हुआ, ये सारा कुछ एक प्लेलिस्ट में है। उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।